एसपी मित्तल टॉक शो में एक बार फिर दर्शकों का स्वागत है। आज मेरे साथ पूर्व संसदीय सचिव और भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री सुरेश जी रावत हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं। इनकी जो भगवा जो वस्त्र हैं उनको देख के लोगों को इन दिनों काफ़ी आश्चर्य हो रहा है कि जो राजनीतिक क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस तरह के भगवा वस्त्र पहन के क्या दिखाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। आप किस अभियान में जुटे हुए हैं, उन सब मुद्दों को लेके और साथ ही जो राजस्थान के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम है उन सब पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। रावत साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते, जय पुष्कराज। और मैं आपको इस बात की बड़ी शुभकामनाएं देता हूं कि यदि मान लो राजनीति से आपकी जो विरक्ति हो रही है और आप इस धार्मिक क्षेत्र में जा रहे हो तो मेरी आपको शुभकामनाएं। राव साहब, मैं आपके साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करता हूं। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूं कि आपने जो ये भगवा वस्त्र पहन रखे हैं तो क्या अब आपकी मोह माया से विरक्ति हो गई है? देखिए, भगवा वस्त्र मोह माया से विरक्ति का रास्ता नहीं है। अच्छा। भगवा वस्त्र तो हमारी पौराणिक धार्मिक परंपरा है और हम सनातनी लोग हैं। और जहाँ तक धार्मिकता की बात रही तो मैं बचपन से ही पूजा पाठ करता हूँ। रोज़ सुबह आधा घंटा। अच्छा। शाम को अगर समय पे घर चला जाता हूँ तो आधा घंटा। अच्छा। तो मेरा भक्ति भाव शुरू से ही रहा। दूसरा, रही बात भगवा ड्रेस की, तो जब भगवान श्री रामलीला जी का मंदिर शिलान्यास का कार्यक्रम तय हुआ तो मैंने उसी दिन निश्चित कर लिया था कि जिस दिन कार्यक्रम तय हो, माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करेंगे, उस दिन मैं मुंडन करा के और भगवा वस्त्र धारण करके पुष्कर विधानसभा के अंदर के अलावा प्रमुख स्थानों पे जी भगवान श्री राम का जो विशाल मंदिर बन रहा है तो वहाँ पे उन प्रमुख स्थानों की मिट्टी जाए भगवान श्री राम के मंदिर में और उसमें नींव में लगे, ताकि हमारे क्षेत्र को भी इसका लाभ मिले। और दूसरा, सन 2000 के अंदर मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करता था। अच्छा। और उस समय विश्व हिंदू परिषद का राम रक्षा संकल्प सूत्र का कार्यक्रम चलता था। तो मैंने भी उस विद्यार्थी परिषद में होने के कारण कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता संपर्क में आए थे, तो उनके माध्यम से मैं गाँव के अंदर कई कार्यक्रम कराए थे मैंने। तो उस समय भी मंदिर हम वही बनाएंगे, ऐसा हम नारा लगाया करते थे। तो उस समय से ही मेरे मन के अंदर ये एक कहीं न कहीं घर कर गई कि किसी भी सूरत के अंदर मंदिर बनना चाहिए। और उसी समय हमने ये तय किया कि जिस दिन मंदिर बनेगा तो उस दिन हम कुछ न कुछ नया नवाचार करेंगे। और देखिए, जब से मैंने भगवा वस्त्र धारण किया है तो मैं बड़ी आत्मीयता से, बड़ी लगन से और बड़े अंतर मन से मैं भगवान श्री राम की और उनके ध्यान में मगन हूँ और उनकी सेवा में लगा हूँ। सुरेश जी, ये जो भगवा वस्त्र आपने पहने हैं ये आप क्या हमेशा ही पहने रहेंगे या अभी थोड़े दिन ही पहनेंगे? देखिए, ऐसे है कि भगवा वस्त्र अभी तो मैंने जो संकल्प लिया है जी कि वो 1008 मंदिरों की मिट्टी मैं अयोध्या लेके जाऊंगा। और वो वहाँ पे नींव में हम उसको सम्मिलित करेंगे। मेरा तब तक का संकल्प है। अच्छा। लेकिन हमारे गुरुदेव जी का, गोविंद गिरी जी महाराज को मैं मानता हूँ। अच्छा। तो उनका आदेश होगा तो और उस समय उनका आदेश होगा और अगर मेरे मन के भाव होंगे तो निश्चित रूप से हमारी सनातनी ड्रेस है, हमारी वेशभूषा है। और अगर ऐसा होगा तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा। मतलब यदि आपको गोविंद गिरी जी महाराज जो श्री राम ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष भी हैं, यदि वो आपको ये दिशा निर्देश दें या आदेश दें आपको इस बात का कि ये हमेशा के लिए आप यही वस्त्र धारण करें तो आप स्वीकार कर लेंगे? बिल्कुल सर, स्वीकार है। और जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा 14 तारीख से, उसमें यही ड्रेस पहन के जाएंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से मेरा संकल्प है ये कि जब मेरी यात्रा प्रारंभ से लेकर जब हम 1008 मंदिर की मिट्टी लेकर जब तक मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तब मेरा ये संकल्प पूरा होगा। तब तक मैं ये भगवा वस्त्र धारण करूंगा। तो मतलब विधानसभा में पहन के जाऊंगा। मतलब अभी ये महीने 2 महीने का अभियान तो आपका है ही। देखिए, ऐसा है कि लगभग हमारा 70% अभियान पूरा हो गया। अच्छा, हो गया। क्योंकि ये गांव के अंदर 8-8, 9-9, 7-7 मंदिर होते हैं। अच्छा सुरेश जी, आप ये बताओ कि ये जो मिट्टी आप 1008 धार्मिक और सामाजिक स्थलों की इकट्ठी कर रहे हैं, जी। इस मिट्टी को आप कलश में ले रहे हैं और उसके बाद में फिर आप इसको अयोध्या ले जाएंगे। तो मैं हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कैसे आप अयोध्या ले जाएंगे और वहाँ किसको आप सुपुर्द करेंगे और क्या आपकी रूपरेखा रहेगी? देखिए, ऐसा है
कि हम कलश के अंदर अभी तो मिट्टी ले रहे हैं, मिट्टी लेकर एक दूसरा कलश है हमारे पास। अच्छा, बड़ा कलश है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले रहे हैं हम हर हाँ, मंदिर से, हाँ, एक चुटनी भर। हाँ, तो उस बड़े कलश को हम अयोध्या ले जाएंगे, हाँ, और वहाँ हमारी ट्रस्ट के लोगों से बात हो रखी है। अच्छा, हम उसको सुपुर्द की कर देंगे। अच्छा, इसके साथ ही 1008 मंदिरों की हम सूची बना रहे हैं। वो अच्छा, सूची भी उनके साथ हमको देंगे, उनको देंगे कहाँ से आप ये मिट्टी लेके आए हैं। निश्चित रूप से। नहीं, बड़े चूँकि आपने सनातन संस्कृति की बात की, मेरी शुभकामनाएं आपको साथ हैं कि आपको ईश्वर सफलता दे और आपके सहयोग से अयोध्या में जो मंदिर निर्माण हो रहा है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो। अच्छा सुरेश जी, एक बात बताओ, आजकल आपकी राजनीति कैसी चल रही है? कोई राजनीति पे ध्यान दे रहे हैं आप या सिर्फ इसी में लगे हुए हैं अभी? देखिए, अभी तो मैं राम की भक्ति में ध्यान दे रहा हूँ। अच्छा, अभी मेरा कहीं और ध्यान है ही नहीं। अच्छा, मतलब आप अभी सरकार गिराने की भूमिका में नहीं आ रहे अभी आप? देखिए, सरकार तो ये इनके कर्मों से मर रहे हैं। अच्छा, आपस में लड़ के मर रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी पे ये झूठा आरोप लगा रहे हैं कि हम सरकार गिराना चाह रहे हैं। हाँ, हम सरकार कहाँ गिरा रहे हैं? हाँ, सचिन पायलट जो सरकार के उप मुख्यमंत्री रहे, इनकी 7 साल तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, जब वही छोड़ के चले गए, इनके बगावत कर दी, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष नहीं है। ये तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए इसे अंतर्गत आरोप लगा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, भगवान श्री राम सद्बुद्धि दे। सुरेश जी, जैसा मेरी जानकारी में है कि 2013 में जब पहली बार आप विधायक बने तो आपको उस समय विधानसभा का जो उम्मीदवार बनाया उसमें महत्वपूर्ण भूमिका वसुंधरा राजे जी के साथ थी। तो अभी इन दिनों आप वसुंधरा राजे जी के साथ हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? देखिए, माननीय वसुंधरा राजे जी हमारी आदरणीय हैं। वसुंधरा राजे जी और भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता माननीय वसुंधरा जी है, और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वसुंधरा जी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नहीं तो क्या इन दिनों भाजपा में दो विचारधाराएं काम कर रही हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई दो विचारधारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक है, एक विचारधारा की पार्टी है, और सब एक मुखी है और एक रुखी है, और सब मिलके एक विचार के लिए काम करते हैं। इसलिए दो विचार होने का कोई सवाल ही नहीं होता। नहीं तो क्या आपको लगता है कि इन दिनों जो ये सरकार गिरने की जो बात हो रही है, जो राजनीतिक राजस्थान में जो घटनाक्रम चल रहा है पूरा, उसके अंदर वसुंधरा राजे जी क्या भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं? देखिए, ये मीडिया के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा फैलाई हुई अफवाह है। माननीय वसुंधरा जी भाजपा के नेताओं से किसी से नाराज नहीं है। वो दिल्ली में लगातार हमारे बड़े नेताओं के संपर्क में है, उनसे मिल रही है, और लगातार संगठन हित के अंदर वार्तालाप कर रही है। मतलब ये जो राजस्थान का जो ताज़ा घटनाक्रम चल रहा है उसमें वसुंधरा राजे की भी भूमिका है? देखिए, राजस्थान का जो ताज़ा जो घटनाक्रम चल रहा है जी, ये तो कांग्रेस का आपसी फूट का मामला है। अच्छा, इससे भारतीय जनता पार्टी के वसुंधरा जी का कोई संबंध नहीं है। अच्छा सुरेश जी, आप पूर्व संसदीय सचिव भी रहे और दोबारा अभी आप पुष्कर से जो धार्मिक नगरी है उससे आप विधायक भी हैं, 2 बार चुने गए आप। तो ये देखा गया कि जब अजमेर में जब संगठन की जब स्थिति आई और जब देहात का और शहर के अध्यक्ष बनाने की बात आई तो ये माना गया कि शायद आप जो जिला अध्यक्ष पद है उस पर आपकी दावेदारी होगी। शायद मुझे लगता है कि तब आपको वो अवसर नहीं मिला, लेकिन उसके बाद में जब सतीश पूनिया जी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की, पदाधिकारी जब बनाए, तब भी ये उम्मीद की जा रही थी राजनीतिक क्षेत्रों में कि आपको अवसर मिलेगा, लेकिन शायद दोनों ही जगह आपको स्थान नहीं मिला। तो आपको इस बात का कोई मलाल है क्या? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, संगठन का कार्यकर्ता हूँ। मैं इकाई अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष कई वर्षों तक रहा। युवा मोर्चा का मैं प्रदेश मंत्री की मैंने जिम्मेदारी निभाई। तो युवा, जहाँ तक जिलाध्यक्ष की बात है, तो जिलाध्यक्ष की और नई प्रदेश पदाधिकारी के लिए मैंने प्रयास किया, नहीं कोई मेरी अपेक्षा थी। अच्छा, हाँ, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, संगठन का लंबा अनुभव है। अगर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी देगी तो निश्चित रूप से मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। और रही बात दायित्व की, तो ये जाते रहते हैं, तो इसके अंदर मैं ज़्यादा चिंता नहीं करता। अच्छा सुरेश जी, आप ये बताएं कि जो अशोक गहलोत, जो राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, एक उसका आप भविष्य कैसे देखते हैं? और क्या आपको लगता है कि जब 14 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू होगा तब ये सरकार गिर जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से ये सरकार ज़्यादा समय तक चलेगी नहीं। 14 तारीख को ये सरकार गिरेगी, और 1% अगर ये एन कैन प्रकरण औच्छद हथकंडे अपना के सरकार का दुरुपयोग करके, CID CB का दुरुपयोग करके अगर ये बच भी जाए तो ये मेरा दावा है कि ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी सरकार। अच्छा, अभी जो ताज़ा घटनाक्रम चल रहा है उसी में ये कहा भी जा रहा है कि जो सचिन पायलट
ने जो बगावत की और उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि ये सरकार जाएगी, वो शायद वापस कांग्रेस में वापस आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो फिर सरकार जाएगी नहीं। देखिए, उनका ये अंदरूनी मामला है, लेकिन जब वो 1.5 साल तक एक दूसरे से उन्होंने बात नहीं करी, जब वर्तमान मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैंने एक बार भी आपस में हमारी कोई राजनीतिक इश्यू पर चर्चा नहीं हुई जी, तो निश्चित रूप से वो सरकार अगर ऊपर के प्रेशर में आके और एक दूसरे के राजनीतिक स्वार्थ के कारण वाले वो एक भी हो जाए, लेकिन उनका विखंडन होना तय है। मतलब सचिन पायलट वापस से यदि कांग्रेस में आ जाते हैं तो भी आपको लगता है कि सरकार जाएगी? निश्चित रूप से जाएगी। तो नहीं, वो कोई फार्मूला है क्या आपके पास में? देखिए, फार्मूला तो नहीं है, हाँ, लेकिन क्योंकि इनका दोनों की प्रकृति अलग अलग है, अच्छा, दोनों का काम करने का स्वभाव अलग अलग है, दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अलग अलग है, हाँ, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अच्छा, कि सरकार एक मुखी होकर नहीं चलेगी। ये दो धाराएं कभी एक हो नहीं सकती। मजबूरी के माते भले ही ये एक हो जाए एक समय के लिए, लेकिन दूसरा समय आते ही निश्चित रूप से अलग हो गई है। सुरेश जी, अभी जब इस घटनाक्रम में आपके भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों को गुजरात भेजा गया, तब आपके भाजपा के नेताओं ने ये कहा कि सरकार की ओर से और पुलिस की ओर से कोई डराने धमकाने वाले हमारे विधायकों को फ़ोन आ रहे हैं, इसलिए हमने इनको गुजरात भेजा है। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्या आपको ऐसा कोई फ़ोन आया? देखिए, ऐसा है कि मेरे पास ऐसा नहीं तो कोई फ़ोन आया, हाँ, और नहीं किसी की हिम्मत है कि मेरे को डराने धमकाने की कोई हिम्मत कर सकता है, और अच्छा, नहीं कोई दुनिया में ऐसा नोट बना जो मुझे खरीद सकता है। अच्छा, नहीं तो ये जिन विधायकों को वहाँ भेजा गया वो ऐसे विधायक हैं जो डर जाएंगे, या वो संदिग्ध हैं कि ऐसा नहीं हो 14 तारीख को आवे नहीं? ऐसा नहीं है, वो तो घूमने गए थे, भ्रमण करने गए थे, सोमनाथ जी के दर्शन करने गए थे। आप नहीं गए? कि मेरे को तो उन्होंने कहा भी नहीं चलने के लिए, नए पार्टी ने कहा। अच्छा, मतलब आपको पार्टी कहते तो आप फिर सोच सकते थे जाने के लिए? निश्चित रूप से पार्टी हमारी माँ है, पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। अब कल मीटिंग है पार्टी विधायक 11 अगस्त की मीटिंग है। 11 अगस्त को मीटिंग है, तो मैं जाऊंगा मीटिंग तो करने। फोन आया मेरे पास, हाँ, मैं सवेरे निकलूंगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि उस मीटिंग के बाद में शायद आपको उसी होटल में रखा जाएगा? देखिए, अभी तो हमें सिर्फ मीटिंग में बुलाया है, हाँ, पार्टी का आदेश रहेगा, हाँ, तो मैं मेरा बोरिया बिस्तर साथ लेके जाऊंगा। अच्छा, तो वहीं रहेंगे? कहेंगे तो वहीं रह जाएंगे। अच्छा, सुरेश जी, आप जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो तीर्थ स्थल पुष्कर है उसका नेतृत्व करते हैं, तो हमने ये देखा कि लॉकडाउन की वजह से पूरा पुष्कर इन दिनों बंद है, और जो पर्यटन का जो बड़ा कारोबार था वो वहाँ पे पूरी तरह भी ठप है। वहाँ सारे मंदिर ठप हैं और बंद हैं, और जो सरोवर जो पवित्र घाट हैं वो भी, उन पे भी अब यात्री वहाँ श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है वो भी बंद है। तो आप इस मामले में क्या सोचते हैं कि वापस पुष्कर अपनी पुरानी पटरी पर आ जाए? देखिए, निश्चित रूप से कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन और कोरोना काल में पुष्कर ही नहीं, पर्यटक ही नहीं, धार्मिक नहीं, कई मायनों के अंदर हमारे विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। हमारा अजमेर राजस्थान और भारत देश से अछूता नहीं रहा। जहाँ तक तीर्थराज पुष्कर की बात करें तो निश्चित रूप से होटल इंडस्ट्रीज आज बिल्कुल 10% रह गया कारोबार उनका, और जहाँ श्रद्धालु है क्योंकि मंदिर बंद है तो इसलिए वो आ नहीं रहे। इस कारण से हमारे स्थानीय जो व्यापारी है उनकी हालत बड़ी बड़ी खस्ता है। तो मैं सरकार से, मैंने पहले भी मांग की और मैं अभी भी मांग करूंगा जब विधानसभा चलेगी, कि हमारे जो होटल्स है उनको भी कुछ न कुछ रियायतें दी जाए। हमारे वहाँ पंडित है, उनको कुछ न कुछ मासिक दे के रूप में कुछ होना चीज़ मदद मिलनी चाहिए। दुकानदार है, उनको भी कोई बिजली बिल या किसी प्रकार की रियायत मिले जिससे कि अपना जीवन यापन कर सके। दूसरा मेरा ये कि पुष्कर के अंदर काम करने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि तीर्थराज पुष्कर इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महत्व है। तो यहाँ पे हमारे जो घाट है उनका जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है। हमारे नागपाड़ के अंदर पौराणिक ऋषि मुनियों की बहुत सारी गुफाएं हैं, उनकी तपोस्थली है, उनके आश्रम है, तो उनको हम जीर्णोद्धार के माध्यम से डेवलप करके टूरिज्म को हम बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे पुष्कर के अंदर 51वां शक्तिपीठ माँ चामुंडा का भी मंदिर है, हम उसको भी डेवलप करने की आवश्यकता है। पुष्कर के अंदर ऐसी अनेकों बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम डेवलप करके यहाँ पर्यटकों को बढ़ा सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये हमको लोगों को करना चाहिए और हम करेंगे। नहीं सूरज जी, आप इसमें ये बताएं कि जो अभी लॉकडाउन की वजह से वहाँ मंदिर बंद हैं, जो वहाँ पे यात्री नहीं आ रहे हैं, इसके लिए आप सरकार से क्या मांग करते हैं कि ये सब क्या खुलना चाहिए? देखिए, कोरोना से बचना भी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम सब की है, सरकार की भी है, जनप्रतिनिधि की है, जनप्रतिनिधि की भी है, प्लस वहाँ के जो हमारे स्थानीय पंडित है उनकी भी है। तो जब तक इस कोरोना की कोई वैक्सीन ना मिल जाए
तब तक मेरे ख्याल से मंदिरों को इनको नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में भीड़ आती है और इस संक्रमण का बढ़ने का खतरा रहता है। मतलब अभी आप ये चाहते हैं कि जो मंदिर हैं बंद रहें और जो श्रद्धालु हैं वो अभी सरोवर में नहीं आए? निश्चित रूप से अभी आप चाहते हैं ये? बिल्कुल, जब तक कोरोना का कोई इस तरह हिल ना हो। नहीं तो मैं ये मतलब ये मेरा सवाल है इसके अंदर कि यदि मान लो ये लंबे समय तक ये सब चला तो जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है वो तो काफ़ी प्रभावित होगी ना? देखिए, लंबे समय तक अगर ये कोरोना काल चलता है, हाँ, तो सरकार को सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित संख्या के अंदर श्रद्धालु आए, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए और किस तरह से उस संक्रमण से बचे उसके लिए सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था हो, सोशल डिस्टेंसिंग की हो, एक समय के अंदर कुछ निश्चित संख्या से अधिक श्रद्धालु अंदर प्रवेश ना करें और बीच के अंदर कुछ समय के लिए उसको बंद कर दिया जाए, सप्ताह के अंदर उसको कुछ दिनों के लिए खोल दिया जाए। इस तरह से हमें कोई ना कोई व्यवस्था बिठानी चाहिए। मतलब अभी आपको क्या लगता है कि सरकार इस पर पूरा ध्यान नहीं दे रही है? देखिए, निश्चित रूप से सरकार पूरा ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाकी उद्योग धंधे भी स्टार्ट हो गए। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि पूर्ण रूप से इनको खोल दिया जाए, लेकिन आंशिक रूप से खोल देना चाहिए पूरी पुख्ता व्यवस्था के साथ, सतर्कता के साथ, जिससे कि यहाँ के हमारे आम लोगों का जीवन यापन आसानी से चल सके। सुरेश जी, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने अभियान चलाया 108 धार्मिक स्थलों से मिट्टी एकत्रित करने वाला 1008 का, तो इसमें से कौन से प्रमुख तीर्थ स्थल ऐसे हैं जहाँ से ये आपने मिट्टी कलेक्ट की है? देखिए, सबसे पहले तो 5 तारीख को हमने तीर्थराज पुष्कर के पवित्र सरोवर से मैंने इसकी शुरुआत करी। फिर हमारे जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर है, और इसके अलावा हमारे पुष्कर के अंदर प्रमुख जो सामाजिक मंदिर है उनमें से अभी सब में नहीं किया, कुछ में किया, कुछ में बाकी है। हाँ। इसके अलावा हमारे पुष्कर के अंदर जितने भी आश्रम हैं, हाँ। उनकी हमने मिट्टी ली। हाँ। इसके अलावा हमारे पुष्कर के अंदर पौराणिक हमारे ऋषि मुनि थे, चाहे लोमड़ा ऋषि थे, अच्छा, उनके आश्रम से हमने मिट्टी, पवित्र मिट्टी ली। और तीर्थराज पुष्कर के अरण्य क्षेत्र, जिसको पुष्कर विधानसभा भी कह सकते हैं, वहाँ के प्रत्येक गाँव के अंदर हमारे जितने भी देवी देवता है उनसे हमने मिट्टी हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से कलेक्ट करा के, और मैं गाँव गया और कलश के माध्यम से हमने वो लिया। इसके साथ ही हमें सलेमाबाद अभी हमें जाना है। अच्छा, अभी हमें सुरसरा के तेजाजी धाम में वहाँ जाना है। रामदेवरा भी मैं जाऊँगा लेने। अच्छा, रामदेवरा की भी? बिल्कुल, रामदेवरा जी में एक बार इधर का हो जाए, रामदेवरा भी मैं जाऊँगा। अच्छा। तो इस तरह से 1008 मंदिरों का मेरा संकल्प है कि मैं मिट्टी लेके अयोध्या जाऊँगा। और देखिए, इस यात्रा के दौरान बहुत सारे मेरे को चमत्कार भी देखने को मिले। अच्छा, कई बहुत सारे सुखद क्षण भी मिले। अभी कल हम गांव खाचपुरा के अंदर थे। अच्छा, और बरसात रुकने के बाद जब इंद्रधनुष निकला तो सीधे हमारे वो कलश के ऊपर आके पूरी किरणें उन पर पड़ी, सब लोग अचंभित थे। उसकी फोटो मैंने आपको दिखाई। तो ऐसे बहुत सारे मेरे को उदाहरण देखने को मिले। तो निश्चित रूप से भगवान श्री राम की जो शक्ति है वो परम्पार है, अपार है, और हम बड़ी आनंद में होके और बड़ी आत्मीयता के साथ ये अभियान में हम जुटे हैं, और निश्चित रूप से हम इसको पूरा करेंगे। मतलब ये जो आप अभियान चला रहे हैं इसमें आपको बहुत सारे चमत्कार भी देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप मतलब से। आपने ये जो भगवा वस्त्र पहने उनका असर होने लगा है? बिल्कुल, भगवा वस्त्र का असर होना स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं हो कि थोड़े दिन में आप राजनीति छोड़ के किसी आश्रम में नजर आए? देखिए, ये तो समय की बात है। अच्छा। और अगर प्रभु की इच्छा होगी, हाँ, तो इसमें इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, इससे आनंदित बात क्या हो सकती है। मतलब आप जो है वो भविष्य के अंदर कोई आश्रम बना के उसमें मतलब पूजा पाठ और ये काम भी कर सकते हैं। देखिए, भारत की जो सनातन संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। तो ऑलरेडी गृहस्थ आश्रम में हूँ मैं। अच्छा। मेरे 2 बच्चे भी है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी है। अच्छा। तो पर निश्चित रूप से जहाँ तक पूजा पाठ का सवाल है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं हाँ। कहीं से बचपन से ही करता आया हूँ। और निश्चित रूप से अगर आश्रमों में जाके कुछ सेवा कार्य करने का अवसर मिलेगा तो हम वो भी करेंगे। सुरेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब कभी हमें आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसी तरह आप हमें सहयोग करेंगे। तब तक जय श्री राम। एसपी मित्तल टॉक शो में आज इतना ही। अगली बार फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।